नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर लाए हैं जो लगभग सभी एग्ज़ामों में आता है और वो हमारा चैप्टर है आज का संसद। तो संसद के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हमारी जो संसद है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के समान है। जैसे ब्रिटेन का पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्राउन होता है, उसी तरह से भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकप्रिय सदन होता है, उसी तरह से भारत में लोकसभा में भी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसी तरह से जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उच्च सदन है, उसी तरह से हमारे यहाँ राज्यसभा है। जिस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्राउन की व्यवस्था की गई, मतलब राजा या रानी, उसी तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन में कार्यपालिका अध्यक्ष राजा या रानी होते हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। फर्क इतना है कि राष्ट्रपति का पद भारत में जो होता है वो आनुवांशिक नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राजा या रानी होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, उनका पद आनुवांशिक होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अर्थात अगर हम ऐसे कहें कि जो भारतीय संसदीय व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो उत्तर होगा उसका ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम संसद। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ जो है ये संघीय विधायिका है संसद, तो दो प्रकार की विधायिका कार्य करती है। एक संघीय विधायिका के रूप में संसद होती है, और दूसरी जो है राज्य की विधायिका, जिसको हम विधानमंडल भी कहते हैं। तो जिस तरीके से संसद में कानून बनाया जाता है और पूरे देश में लागू होता है, उसी तरह से जब राज्य की विधानमंडल में कानून बनाए जाते हैं तो उसी राज्य में लागू होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई कानून बना तो उत्तर प्रदेश में ही लागू होता है, ना कि किसी दूसरे राज्य में होता है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार की विधायिका कार्य करती है, एक संघीय विधायिका और दूसरी विधानमंडल या राज्य की विधायिका। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। देखिए, संसद, हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 के अनुसार ये कहा गया है एक संसद होना चाहिए, एक संसद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 79 में है। और अनुच्छेद 80 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की व्यवस्था की गई है। ये तो केंद्र की बात हो गई। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल भी उसी तरह से आ जाता है। जैसे इसमें एक फार्मूला होता है कुछ अनुच्छेदों को याद करने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको कि कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसको हम याद कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे देखिए, आपका यहाँ देख लेते हैं अनुच्छेद 79। अब अनुच्छेद 79 में कितना जोड़ा जाए कि अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है और राज्यों में किसका है? विधानमंडल। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है, किस अनुच्छेद में है? तो ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह है यहाँ, देखिए अनुच्छेद 74 से लेकर
आज अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 111 तक में कितना जोड़ा जाए, 89 जोड़ने पर वो डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, राज्यों में आ जाता है। उसी तरह से अनुच्छेद 111 तक था, अनुच्छेद 112 से लेकर के 124 तक में 90 जोड़ने पर वह राज्य में चला आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अब देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 79 तो संघ की विधायिका है, संघीय विधायिका है, तो राज्य की विधायिका में कौन सा अनुच्छेद लागू हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 79 है और यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 111 तक में कितना जोड़ा गया, 89 जोड़ने पर। तो हम देख लेते हैं, तो संसद क्या है, 79, ये 79 संसद। उसके बाद हम कितना जोड़े, 89। अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं 89, 9 9 18, 1 और 8 8 16। तो यहाँ सीधे आ जाता है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत विधानमंडल का गठन किया जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं अनुच्छेद 164। अब बात यहाँ आती है, ये राज्यसभा, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। अब जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद होता है। अब उसको जोड़ लेते हैं कि विधान परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 80, ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं 80 और कितना जोड़ देते हैं, 89। ये देखिए 89, तो ये 9 हो गया और 8 8 16, 169। तो आपका जो विधान परिषद का गठन होगा किस अनुच्छेद में हो सकता है, या होगा अनुच्छेद 169। ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लोकसभा है, लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। तो जैसे केंद्र में लोकसभा होता है, उसी तरह से राज्यों में विधानसभा होता है। तो अब देखते हैं जरा विधानसभा के बारे में, ये कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 81 है लोकसभा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनुच्छेद 81 मतलब लोकसभा। हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक देखिए अनुच्छेद 81 जो आ रहा है वो अनुच्छेद 111 से अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 111 के बीच में ही है, ये अंक आ रहा है। तो इसमें कितना हम जोड़ेंगे, 89। ये हो गया 89। तो 9 1 10, 0 8 16 1 17। तो आ जाता है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किसका गठन होता है, ये विधानसभा का गठन होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है ना, वो अनुच्छेद 75 में होती है। जैसे पीएम की बात करें या मंत्रियों की बात करें, तो उसमें जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है ना। तो जैसे लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो अनुच्छेद 75 देख लेते हैं, उसी से संबंधित है। अब राज्यों में क्या होता है, राज्यों में विधानसभा होता है, और विधानसभा का जो नेता होता है कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जा सकती है। अगर हमें प्रधानमंत्री के संबंध में या मंत्रियों के संबंध में अगर जानकारी है कि किस अनुच्छेद में होगा, तो तुरंत हमें विधानसभा का भी मालूम हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में है। अब हमें लाना है क्या, हमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक। तो हम इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें देखिए 74 से 111 तक में। तो अब ये आ रहा है 75, इसी के बीच में आएगा, तो हो गया आपका जोड़ देंगे 89। ये हो गया 89। तो 9 5 14, 1 और 8 8 16। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आगे अगर हम बढ़े
जो जैसे ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे आपका आता है कि अनुच्छेद, अब इसमें थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अनुच्छेद 123 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अनुच्छेद 123 में किसके द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो देख लेते हैं। अब ये देखिए अनुच्छेद 123 आता है। अब हम कितना अनुच्छेद और जोड़ दें कि जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए 112 से लेकर के 124 तक में कितना जोड़ा गया? 90, है ना। तो 123 में क्या हुआ? राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो हम कहते हैं अभी इसमें देखिए 90 हम जोड़ देते हैं। कितना? 90। अब ये हो गया 3 और 9 2 11, 1 और 1 2। अब इससे हमें क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। एक और एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो हमारा एग्जाम्पल है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, अब ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, गठन की जाती है। तो अब जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट। अब हमें ये ज्ञात करना है कि राज्यों में हाई कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 112 से 124 तक में क्या जोड़ा गया है? 90। तो अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और हमें क्या निकालना है? हाई कोर्ट की स्थापना। तब इसमें कितना जोड़ेंगे? देखिए 90 हम जोड़ लेते हैं, ये 90। अब ये हो जाता है, देखिए 4 हो गया और 9 2 11 के 1 हो गया और फिर 1 1 2। तो ये भी क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, किसका गठन होता है? हाई कोर्ट का गठन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम पुनः आ जाते हैं लोकसभा पर, क्योंकि संसद के अंतर्गत सबसे पहले हम लोकसभा को पहले देख लेते हैं। तो देखिए लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात कही गई है कि लोकसभा का गठन हुआ अनुच्छेद 81। अब देखिए पहले इसके ऐतिहासिक पर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो लोकसभा का गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? इसकी गठन की अगर बात करें, लोकसभा के गठन की अगर हम बात करें तो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में इसका गठन हुआ था। और इसकी जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। यानी कि पहली बैठक बुलाई गई थी वो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। ठीक, अब देख लेते हैं कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ठीक, और प्रथम सदन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। क्या बोला गया? उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है ना। अब ये लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को जो कहा जाएगा वो द्वितीय सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम संख्या की अगर बात करें कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 होती है। अधिकतम सदस्य संख्या 552, जिसमें से 532 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से आते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं लोकसभा में वह केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सदस्य संख्या जो लोकसभा में होती है वो 532 होती है जो राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है
कि 126वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में 126वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति महोदय 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, अब उसको रद्द कर दिया गया। मतलब 26वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, अब वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको अब रद्द कर दिया गया। और एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कि जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में था, तो उसमें यह निर्धारित किया गया था कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या होगी वो 2026 तक 552 ही बनी रहेगी। यानी कि 2026 तक जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 तक ही बनी रहेगी। फिलहाल वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो आपका जो आ रहा है वो विशेष रूप से 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि इसमें देखिए, इसमें अब रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, आरक्षण की बात करें, तो आरक्षण के अनुसार अगर ये एक अनुच्छेद हमारा आता है 330, अनुच्छेद 330 में ये कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी अनुसूचित जनजाति की या अनुसूचित जाति की, उतनी ही ज़्यादा संख्या में लोकसभा में सदस्य आएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं तो अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में से आती है, मध्य प्रदेश में रहती है, इसलिए स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे वो आएंगे। कहाँ से? मध्य प्रदेश में, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 330 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये कहा गया है कि जहाँ पर जिस जगह जिस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ या जनजाति पाई जाएंगी, उसी हिसाब से क्या नाम है वहाँ के उतनी ही संख्या में सदस्य आएंगे। और इतना ध्यान देना है कि लोकसभा में एक जो सांसद होता है वो 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। 2026 तक जो है सदस्य संख्या लोकसभा में उतनी ही बनी रहेगी। अब एक सवाल ये उठता है कि जैसे कि आपका ये लोकसभा, राज्यसभा है ना, और राज्यों में क्या है विधानसभा और विधान परिषद, कहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाता, किस सदन में सदस्यों को आरक्षण नहीं दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो है राज्यसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा है उसी तरह से राज्यों में विधान परिषद है। तो राज्यसभा और विधान परिषद में जो है ये SC, ST, OBC, महिला या अन्य सदस्यों को किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों की योग्यता, तो लोकसभा सदस्यों की योग्यता में सबसे पहली बात ये आती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो किसी में भी आ सकता है, जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी पदाधिकारी हो, तो पहला पॉइंट आपको यही मिलेगा कि वह व्यक्ति जो है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए अगर वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो। और तमाम चीज़ें मिलती है, जैसे वह पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ एक चीज़ गौर करना है, इसमें जो दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। तो अब इसमें यह नहीं दिया गया कि क्या वह भारत में जन्म लिया हो, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो अथवा ना लिया हो। अगर भारत में जन्म नहीं लिया है, विदेशों में जन्म लिया है और भारत में आकर के वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तब भी वो जो है क्या कर सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है, क्योंकि यहाँ संविधान में सिर्फ लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल होता है वो विशेष रूप से 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
ये सामान्य कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ये एक बार इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ये जनता दल का शासन था और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल वो 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल पुनः जो है वो 5 वर्ष कर दिया गया। आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इसका गठन कब किया गया था। तो राज्यसभा का जो गठन किया गया था, गठन की बात अगर हम करें तो राज्यसभा का गठन जो किया गया था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को किया गया था राज्यसभा का गठन और इसकी जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो 13 मार्च 1952 को बुलाई गई थी। पहली बैठक जो बुलाई गई थी वह 13 मार्च 1952 13 मार्च 1952 में बुलाई गई थी। उस समय भारत के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए वो सभापति बनाए गए थे। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो राज्यसभा का ये सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो उस समय भारत के जो क्या नाम है उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले इस पद को धारण किया था। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर हम राज्यसभा में सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो यानी कि सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और इसकी जो नियुक्ति की जाती है, जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति या सभापति का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि अध्यक्ष होता है। तो अब इसकी सदस्य संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है राज्यसभा में, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होनी चाहिए, जिसमें से 238 राज्यों से आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वो किसी भी राज्य के हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष राज्य से हों, लेकिन वो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान हो, ऐसे ही व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मतलब 12 सदस्यों का जो मनोनीत किया जाता है और जो 12 सदस्य होते हैं वो विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा में उत्कृष्ट हों। राष्ट्रपति जब मनोनीत करता है इन लोगों को तो कभी कभी सवाल ये उठ खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया हुआ जो सदस्य है, तो अगर कोई कोर्ट में जाना चाहे अन्य व्यक्ति कि हमें क्यों नहीं मनोनीत किया गया,
तो क्या उसकी सुनवाई कोर्ट में होगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होता है उसके संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो उसकी बात को खारिज कर दी जाती है। ध्यान दीजिए। इसके बाद और बात कर लेते हैं कि वर्तमान सदस्य संख्या, जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में, वो 245 है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 कही गई। इसके पहले मैंने लोकसभा में बताया था 2026 तक जो है ये 250 की संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में आपका 245। तो 245 सदस्यों में 229 सदस्य राज्यों से आते हैं, जबकि 4 सदस्य जो है ये 4 संघ शासित प्रदेशों से इसमें सम्मिलित किए गए 4 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, जिसमें से ये हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर उठता है सवाल कि किस संघ शासित प्रदेश से आ सकते हैं। तो ध्यान देना है कि वर्तमान में 3 संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं। एक दिल्ली है, दूसरा पौंडीचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ये तो यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वहीं से ज़्यादा सदस्य आते हैं। तो वर्तमान में दिल्ली की अगर हम बात करें तो वर्तमान में दिल्ली में सर्वाधिक सदस्य यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से? दिल्ली से। अब अगली बात आती है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात हम ऐसे कर सकते हैं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व सदन है, इसीलिए राज्यसभा संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम संघीय स्वरूप को जानने के लिए एक प्रश्न देते हैं और वो हमारा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय स्वरूप की विशेषता है? निम्न में कौन संघीय स्वरूप की विशेषता है? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन जो आ रहा है वो नागरिकता कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है नागरिकता ए, और दूसरा हम कह सकते हैं केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, और सी वाला हम ऑप्शन दे रहे हैं। सी हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो सकता है ये न्यायालय। सी ऑप्शन हमारा है न्यायालय, और डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, इसलिए राज्यसभा संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। संघीय स्वरूप के बारे में हमें समझना है कि संघीय स्वरूप क्या होता है। तो इस क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय स्वरूप की विशेषता है। इसमें नागरिकता, केंद्रीय वित्त आयोग, न्यायालय और राज्यपाल। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी केंद्र की जो शक्ति होती है वो हावी हो जाती है। वैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दिया गया है राज्य सरकार की अपेक्षा। तो कभी कभी एकात्मक सरकार बन जाती है, संघीय सरकार नहीं बन पाती है। विशेषतर भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, लेकिन समय समय पर एकात्मक हो जाती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, संघीय स्वरूप की बात करें, तो जो नागरिकता है, नागरिकता संघीय स्वरूप की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें यह होता है कि नागरिकता जो होता है केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। सबसे पहले ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले भारत का नागरिक हुआ तब वह जाकर के राज्य कहीं का हो सकता है भारत का। तो यहाँ संघीय विशेषता का स्वरूप नहीं नागरिकता आता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। ये नहीं कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक हो सकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता है, दूसरा क्या नाम है, केंद्र की। तो
तो ये नागरिकता जो है वो संघीय विशेषता नहीं है। केंद्रीय वित्त आयोग वो संघीय विशेषता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है केंद्र सरकार के देने के पक्ष में होती है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल भी जो है वो संघीय स्वरूप की विशेषता में नहीं आता है, क्योंकि अगर राज्यों में अनुच्छेद 356 लग जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन चालू हो जाता है। तो ये जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है। और यदि राज्यों की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो राष्ट्रपति को इससे अवगत कराता है और अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश करता है, जिस कारण अनुच्छेद 356 जब लगता है तो राज्यों में आपातकाल लग जाता है। इसीलिए राज्यपाल जो होता है वो भी संघीय स्वरूप की विशेषता नहीं। न्यायालय जो है, क्योंकि न्यायालय जो है वो संघ के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, तो यही हुआ हमारा संघीय स्वरूप। इसका जो संघीय का मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद अगली बात हम कर लेते हैं कि जो राज्यसभा होता है अमेरिका के सीनेट के समान होता है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है वैसे अमेरिका में सीनेट होता है। फर्क इतना होता है कि राज्यसभा में जो है जनसंख्या के हिसाब से, हमारे यहाँ राज्यसभा में जनसंख्या के हिसाब से सदस्य आते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर आते हैं। और दूसरी विशेषता ये है, थोड़ा सा अंतर जो आता है सीनेट और राज्यसभा में। देखिए हमारे यहाँ राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन अगर सीनेट की बात करें, अमेरिका का जो एक सदन है राज्यसभा की तरह जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, तो वहाँ पर सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है क्या नाम है समानता दिखाई पड़ती है और कुछ असमानता भी दिखाई पड़ती है। और अब इसके बाद हम आते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कौन से व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो पहली बात यह है कि भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसी के साथ साथ उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की उम्र न्यूनतम होती है वो 30 वर्ष होती है, और जो लोकसभा में होती है वो 25 वर्ष होती है। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछें कि संसद की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपका न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि वह संसद का सदस्य बन चुका है। तो संसद की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि लोकसभा में होता है। और राज्यसभा में जो है उसमें सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो होती है वह यहाँ के सदस्यों की राज्यसभा के वो न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा में जो सभापति होता है अर्थात उपराष्ट्रपति होता है उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब निर्वाचन की हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, ये देखिए राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोटिंग करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं जहाँ पर विधानसभाएं होती हैं वहाँ के विधायक इनको वोट देते हैं। तो वर्तमान में जो है वो 3 जगहों पर विधानसभाएं हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में है, दूसरा पुडुचेरी में है, और तीसरा आपका दिल्ली में है। तो अभी वर्तमान में जो है ये व्यवस्था नहीं की गई है कि जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है वो लोग क्या नाम है राष्ट्रपति को वोट देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल वर्तमान में जो है दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक हैं वो वोट देते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इनका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इस निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसमें जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विशेष रूप से दिल्ली और पुडुचेरी है वहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
अब हम बात ये करते हैं कि क्या जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं, क्या वहाँ के लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो एकदम नहीं भाग लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर विधानसभाएं हैं वहाँ के लोग ही भाग ले सकते हैं। अगर हम ये कहें कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कोई सदस्य राज्यसभा में आता है, तो नहीं आएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसी प्रकार की कोई विधानसभा है ही नहीं। लक्षद्वीप की बात करें, वहाँ पर भी विधानसभा नहीं है। तो जहाँ पर विधानसभाएं होती हैं वहीं के विधायक जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो वर्तमान में आपका दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित जो विधायक हैं वही चुनाव में भाग लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब ऐसे हम देख लेते हैं, और ये 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है उनका कार्यकाल समाप्त होता है। तो देखो ऐसे है, इनका जो कार्यकाल हो गया, कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो हर दूसरे साल, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता। तो कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2015, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, 2020, 2021, 2022, 2023। तो ऐसे देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा है 2015 में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, उसके बाद 2016 गैप हो जाएगा। फिर 2017 की बात करें तो 2017 में भी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा और राज्यसभा पे आएगा। उसके बाद फिर 2018 की बात करें तो 2018 गैप हो जाएगा। फिर 2019 में क्या हो जाएगा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। फिर 2020 गैप हो गया। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं। ठीक, तो उसके बाद पता चला 2019 में 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर के आए। फिर 2020 में कोई निर्वाचन नहीं। फिर 2021 में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, वो आए। उसके बाद फिर 2022 गैप। उसके बाद 2023 की बात करें तो 1/3 सदस्य। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होता है कि कार्यकाल 6 वर्ष कैसे हो गया, तो 2015 में जो 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर के आए थे वो 15, 5, 20, 1, 21, 2021 में क्या होंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग 2017 में, वो कितने में होंगे, 17, 6, 23, तो 2023 में पद मुक्त होंगे। उसी तरह से कि जो 1/3 सदस्य 2019 में आए थे तो वो 2019 और 6, 25, तो 2025 में वो मुक्त हो गए। इसी तरह से कि कार्यकाल 6 वर्ष और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति जैसे कार्यकाल उनका 6 वर्ष है
अगर वो बीच में कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है या अकस्मात किसी कारणवश वो पद समाप्त हो जाता है, तो क्या जब निर्वाचन होगा उस पद के लिए, मतलब उपचुनाव होगा, तो क्या वह सदस्य पूरे 6 वर्ष तक का होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई सदस्य है, वो उसने त्यागपत्र दे दिया, अथवा उनकी मृत्यु हो गई, अथवा किसी कारणवश वह जगह रिक्त हो गया उस सदस्य का, और उस सदस्य ने अमूमन 3 वर्ष उसने सदस्यता की, यानी कि 3 वर्ष तक वो सदस्य रहा। अब बचा 3 वर्ष, तो क्या जो निर्वाचन होगा, जो उपचुनाव होगा, तो जो कैंडिडेट जीतेगा राज्यसभा का चुनाव इस उपचुनाव के अंतर्गत, तो क्या वह 3 साल रहेगा अथवा 6 वर्ष रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा कि वह जो है, जो बचा हुआ कार्यकाल है, उतना ही समय रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है 5 वर्ष तक का वो सदस्य बना रहा, और अकस्मात किसी कारणवश उसने इस्तीफा दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, तो बचता है 1 वर्ष। तो क्या उपचुनाव जब होगा तो जो कैंडिडेट या जो व्यक्ति या जो सदस्य निर्वाचित होगा कि 1 साल के लिए रहेगा? हाँ, वह 1 साल के लिए नियुक्त होगा। यह नहीं कि वो 6 वर्षों के लिए होगा। जितना कार्यकाल बचा हुआ है उतने ही दिनों तक वह अपने पद पर रहेगा। अब एक सवाल और इसमें आता है, ध्यान दीजिएगा, शायद मैं भूल गया था कि क्या राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी होता है? राज्यसभा अस्थायी होता है। राज्यसभा इसलिए अस्थायी होता है कि इसमें जो लोकसभा की तरह जो होता है कि 5 वर्ष पूरा होने के बाद जितने सदस्य निर्वाचित हुए थे वो चले गए, इसमें ऐसा नहीं होता है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसमें निरंतरता बनी रहती है कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल आते रहते हैं, इसलिए ये अस्थायी होता है। इस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा इसी संसद से होगा।